and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Mangat and we are discussing legal reasoning for the paper CLAT. In today's session, we are going to discuss the United Nations and other international organizations. In particular, this session, we will be discussing, the focus will be the United Nations, which is a separate topic in the syllabus as well. So, if we start to talk about the United Nations, so basically एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एज वी नो सभी मुल्क, ऑलमोस्ट सभी मुल्क, हालांकि कुछ नहीं है, इसके मेंबर नेशंस हैं एंड ये एक कॉपरेशन को फैसिलिटेट करने की बात करता है एट इंटरनेशनल लेवल. और किस फील्ड के अंदर कॉपरेशन? सो इट टॉक्स अबाउट कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉज, देन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल, एंड सोशल प्रोग्रेस, ह्यूमन राइट्स एंड अचीविंग वर्ल्ड पीस. सो अगर हम बात करें इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी फुलेस्ट ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं, ग्लोबल से लेके रीजनल और लोकल लेवल तक, उन सबको प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां सारे कंट्रीज इकट्ठे होकर इन सब चीज़ों पे विचार करते हैं और रेजोल्यूशंस के थ्रू या फिर आपसी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, एग्रीमेंट्स के थ्रू इन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. बट बैकड्रॉप क्या है यूनाइटेड नेशंस का? क्या इतने ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ ही उम्मीद की गई थी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की? ऐसा नहीं था. सो बेसिकली इट इज सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम कहें कि एक दूसरा प्रयास है वर्ल्ड लेवल पे. इससे पहले भी इस तरीके का प्रयास हो चुका था, दैट इज इन द नेम ऑफ लीग ऑफ नेशंस. और अगर हम इन सब अच्छे अच्छे खूबसूरत वैल्यूज से पीछे जाके अगर एक रियल कॉज की बात करें कि क्यों यूनाइटेड नेशंस आया है, तो उसके जो सीड्स हैं वो हमें मिलते हैं लीग ऑफ नेशंस और वर्ल्ड वॉर के अंदर. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सारे मुल्क इकट्ठे हुए और कहा गया यार वॉर का कुछ खास नतीजा अच्छा तो है नहीं और बहुत भारी डिस्ट्रक्शन दुनिया भर में तबाही लेके आया है इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन जो लाइफ है उसकी भी वैल्यू लूज हुई है और साथ में इकोनॉमिक डिवास्टेशन भी आ चुका है. सो वॉर की वजह से मतलब ऑलमोस्ट द वर्ल्ड वाज रिवेज्ड. सो अब दुनिया दोबारा स्कॉर्ज ऑफ वॉर ना फेस करे, इतने बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन ना हो, दुनिया को वॉर से बचाने के लिए, स्पेशली वर्ल्ड वॉर जैसी त्रासदी से बचाने के लिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस. लेकिन कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो सीड्स थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही सीड इन कर दिए गए थे और लीग ऑफ नेशंस कुछ खास कर नहीं पाया दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 से बचाने के लिए. एंड वी नो वर्ल्ड वॉर 2 गॉट रिजल्टेड. तो जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के मुहाने पे खड़ी थी, वर्ल्ड वॉर शुरू होने ही वाली थी, उसी दौरान अगेन एक दूसरी बॉडी की भी डिस्कशन शुरू हुई, प्रयास शुरू हुए कि लीग ऑफ नेशंस तो फेल है, अब उसकी जगह कोई नई वर्ल्ड लेवल पे एक प्लेटफॉर्म आए, इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म आए जो वर्ल्ड वॉर 2 जैसी सिचुएशंस ना क्रिएट होने दे. बट दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड चलेंगे. सो अगर हम यूनाइटेड नेशंस का बैकड्रॉप चेक करें कि कब इसके लिए कुछ टेंजिबल प्रयास किए गए, तो एक तारीख हमें मिलती है 12 जून 1941. क्या हो रहा है इस दिन? इस दिन बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन, कॉमनवेल्थ नेशंस और 9 अदर नेशंस की लंदन के अंदर एक मीटिंग हुई और इन्होंने एक इंटर अलाइड डिक्लेरेशन साइन किया फॉर फ्री, पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड. बट सी द आयरनी, जिस वक्त ये एक इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और डिक्लेरेशन साइन हो रहा है फ्री, पीसफुल और सिक्योर वर्ल्ड के लिए, उसी दौरान दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में भी एंटर कर रही है. नाउ इसी डिक्लेरेशन को फाइनली फॉलो आउट किया गया, अमेरिका के साथ डिस्कस किया गया. तो उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और साथ में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दैट वाज विंस्टन चर्चिल, इन दोनों ने मिलके एक और अटलांटिक चार्टर नाम का जो प्रोस्पेक्ट था इसको सामने रखा. और क्या था इसकी मेन वजह? थी प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन, दुनिया भर में इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाएंगे और टोटल डिसआर्ममेंट करेंगे. सो इस तरह के कुछ पेपर्स या फिर इस तरह के कुछ अग्रीमेंट सामने आने लगे. इंटरेस्टिंगली हम बात कर रहे हैं कि अटलांटिक चार्टर, और जिसमें अब यूरोप और अमेरिका भी पार्टिसिपेंट है, ये बात कर रहे हैं टोटल डिसआर्ममेंट की. बट आयरॉनिकली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते न्यूक्लियर वॉर हेड भी यूज कर दिए जाएंगे वर्ल्ड के अंदर, या फिर हम कहें जापान के अंदर. सो वी कम हियर कि इस वक्त तक अमेरिका और साथ में यूरोप और कुछ बाकी नेशंस मिलके एक जनरल एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे. सेम अटलांटिक चार्टर वाज अप्रूव्ड बाय द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस. सो अब ये टर्म यूज की जाने लगी थी एंड दैट वाज साइंड ऑन जनवरी 1, 1940
बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 26 नेशंस, और बाद में 21 अदर ने भी इस डिक्लेरेशन को साइन किया। अच्छा, ये डिक्लेरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है जो जनवरी 1 1942 को हो रही है, क्योंकि इस वक्त जिन नेशंस ने साइन किए थे उन्हीं को आज फाउंडिंग नेशंस माना जाता है, जो ओरिजिनल फाउंडर के तौर पे थे। हालांकि इस वक्त तक अभी पूरी सहमति नहीं बनी है वर्ल्ड लेवल पे, बट कुछ कंट्रीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट वो आपस में एक जनरल एग्रीमेंट पे आ चुके हैं। उधर वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। सो जैसा कि कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शंस गो हैंड बाय हैंड। सो यहाँ पे वही चीज देखने को मिल रही है कि पीस के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और साथ में दुनिया वर्ल्ड वॉर में भी एंटर कर चुकी है। देन ये जरूर याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस जो टर्म कॉइन किया था, दैट वाज कॉइन्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। देखिए, रूजवेल्ट साहब का बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है यूएन को एस्टैब्लिश करने के लिए। देन वी कम टू द कंसेप्ट जो आपका आया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर वर्ल्ड पीस एंड प्रोग्रेस, इसको अप्रूवल मिलने लगा। किस चीज के साथ? अभी तक हम देख रहे हैं कि यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के मुल्कों की ज्यादा पार्टिसिपेशन है, लेकिन उस दौर में ऐसा यूनिपोलर वर्ल्ड तो था नहीं, तो साथ में आपको रशिया, चाइना वगैरह को भी शामिल करना था, उस वक्त का यूएसएसआर। सो फाइनली उनसे भी बात की गई और मॉस्को के अंदर जो डिक्लेरेशन किया गया, डिक्लेरेशन ऑन जनरल सिक्योरिटी ऑन अक्टूबर 30, 1943, ये आप देखें कि ग्लोबल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे सभी मुल्कों की साझेदारी अब जाके कंप्लीट हो रही है। देन इट कम टू दैट अलोंगसाइड चाइना ऑल्सो कम टू द डिक्लेरेशन, इन्होंने भी साइन कर दिया कि ठीक है मिलकर बनाते हैं। तो एक ग्लोबल जो कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, एक ग्लोबल कनेक्शन होना चाहिए, वो कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि एक बात कि जब हम ग्लोबल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हों तो सिर्फ यूरोप और अमेरिका ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते हैं, सारी दुनिया के बाकी मुल्कों की भी बराबर पार्टिसिपेशन जरूरी है, और खासकर लीडर कंट्रीज की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। देन वी कम टू from 25th of April to June 26, 1945, delegates from 15 nations met at San Francisco to draft a charter for United Nations. So एक चार्टर, जैसे हम जानते हैं कि हर चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि क्या प्रिंसिपल्स, क्या वैल्यूज और क्या इंस्टीट्यूशंस होंगी जिसके थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा। सो एक चार्टर ड्राफ्ट करना था जो यूनाइटेड नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का काम करेगा। इसके ऊपर मीटिंग चलती है 1945 के अंदर, एंड द चार्टर वाज बेस्ड ऑन डम्बार्टन ऑक्स प्रपोजल्स। सो फाइनली दैट वाज साइंड ऑन June 26, 1945 by 50 nations attending the conference। हालांकि पोलैंड उस वक्त क्योंकि गवर्नमेंटल कुछ इशू आ रहा था तो इनके साइन के लिए खाली जगह छोड़ी गई थी, इन्होंने बाद में साइन किए थे। Then it comes to that the preamble of the charter was the work of Field Marshal Smuts। ये एक फैक्ट बहुत जगह पूछा जाता है कि यूएन चार्टर का जो प्रेम्बल लिखा गया है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल है, तो इसका प्रेम्बल जो डिजाइन किया था वो डिजाइन किया था फील्ड मार्शल स्मट्स ने। सो 1941 से लेके 45 तक हम देख रहे हैं कि प्रयास चल रहे हैं यूएन को एस्टैब्लिश करने के थ्रू डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, अलग अलग मुल्कों से बात की जा रही है, थ्रू डिफरेंट डिक्लेरेशंस यूएन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं जो 1945 में जाके टेंजिबली कंक्लूड हो जाएंगी। याद रखिएगा, इंडिया वाज वन ऑफ द 51 ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूएन। चाहे उस वक्त आप ब्रिटिश इंडिया कहें, बट वी वर पार्ट ऑफ ओरिजिनल डिक्लेरेशन, वो 1942 वाली कॉन्फ्रेंस जिसकी हम बात कर रहे थे। आर मुदालियर साइंड द चार्टर एज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव। सो इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखना, इन्होंने इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे साइन किए थे। देन वी कम टू फर्स्ट सेशन ऑफ द यूएन। बेसिकली एक डेट बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, दैट इज अक्टूबर 24, 1945। यूएन पे कभी भी कोई पैराग्राफ हमें आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये डेट जरूर पूछी जाएगी। सो हम बात कर रहे हैं कि 1941 से प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन अगर आप वो डेट कि किस डेट पे ये फाइनली फाउंड किया गया, सो ऑफिशियल एग्जिस्टेंस है अक्टूबर 24, 1945 की, इसीलिए इसको यूएन डे के तौर पे भी ऑब्जर्व किया जाता है। एंड फर्स्ट सेशन, हालांकि इसका हेडक्वार्टर हम भी बात करेंगे न्यूयॉर्क के अंदर है, लेकिन पहला सेशन न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था। दिस वाज एट वेस्टमिनिस्टर्स हॉल इन लंदन। सो उनकी जो वेस्टमिनिस्टर बिल्डिंग और वहां पे होल्ड किया गया था जनवरी 10, 1946 को, एंड इट वाज अटेंडेड बाय ऑल 51 कंट्रीज। सो अभी तक अगर हम बात कर रहे हैं 45 की और 46 की, जहां पे पहला सेशन हो रहा है 46 के अंदर, सिर्फ 51 कंट्रीज पार्ट थे इसका। देन वी कम टू
हेडक्वार्टर ऑफ यूएन। अच्छा, ये बहुत बार कंफ्यूजिंग फैक्ट हो जाता है कि वेस्टमिंस्टर हॉल लंदन के अंदर पहला सेशन हुआ तो हेडक्वार्टर वहां था या किस तरीके से। क्लियर कर लें, वहां पे सिर्फ पहला सेशन होल्ड किया गया था। एंड जो अभी का हेडक्वार्टर है, ऐसे ऑब्जेक्टिव आंसर तो इसका ज्यादातर पूछा जाता है न्यूयॉर्क, ठीक है जी। बट पूरा पता अगर पता करना ही और चिट्ठी लिखनी है तो फर्स्ट एवेन्यू यूएन प्लाजा, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 17 एकड़ का एक प्लॉट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जमीन दी किसने थी। तो नाम याद रखिएगा कि जॉन डी रॉकफेलर बड़े बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। सो इन्होंने मैनहट्टन आइलैंड, जो एक सबर्ब एरिया है न्यूयॉर्क का, यहाँ पे जमीन डोनेट की थी। सो सोचें, एक व्यक्ति जिसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जमीन डोनेट की हो। नाम याद रखिएगा, जॉन डी रॉकफेलर। रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर स्कॉलरशिप, बहुत सारे ऐसे फिलैंथ्रोपी के वर्क ये संस्था आज भी कर रही है जो इनके नाम पे बनाई गई है। नाउ वी कम टू फ्लैग और एम्बलम ऑफ द यूएन, कि किस तरीके का फ्लैग होगा, क्या एम्बलम होगा। सिंपल चीज ये है कि एक तो इस पिक्चर को हम दिमाग में रख लेंगे। बेसिकली क्या किया गया कि 2 ऑलिव ब्रांच हैं, ठीक है जी, और इन 2 ऑलिव ब्रांच के बीच में वर्ल्ड मैप को शो किया गया है। सो ओपन करके वर्ल्ड मैप है जिसमें सारी कंट्रीज का जो ज्योग्राफिकल एरिया वो डिपिक्ट किया जाता है। सो इसको बीच में शो करने का मतलब ही ये है, ऑलिव ब्रांच के अंदर, ऑलिव ब्रांच बेसिकली सिंबलाइज द पीस। जैसे वो इंग्लिश के अंदर आता है ना एक फ्रेज, दैट ऑफर्ड द ऑलिव ब्रांच, कि पीस के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वर्ल्ड मैप को इसके बीच में रखने का मतलब ये है कि सारी दुनिया पीसफुल हो सके और लड़ाई की कोई गुंजाइश ना रहे। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएन, तो हमने बात की हर संस्था का एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और इसके लिए जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है वही कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता है। इस पूरे चार्टर को 19 चैप्टर्स और 111 आर्टिकल में डिवाइड किया गया है। हम इससे पहले पॉलिटिकल सेटअप और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस कर रहे थे, उसमें भी हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट पार्ट्स और साथ में डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर जो है पिरोया गया है, उसका वाइटल स्टैटिस्टिक्स के तौर पे काम करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे 19 चैप्टर्स और 111 आर्टिकल्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वर्किंग लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं यूएन के अंदर। अब इतने सारे मुल्क, इतनी सारी भाषाएं, लेकिन कुछ पे सहमति बनानी जरूरी थी। सो वी कम टू इस वक्त कौन कौन सी हैं, दैट इज चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड अरेबिक। सो ये सब भी यूनाइटेड नेशन, हमने कहा कि सहमति बनाने की जरूरत है। तो किसी एक अथॉरिटी ने डिसाइड नहीं कर दी थी कि यूएस ने कह दिया, यूके ने कह दिया। इन सबको अडॉप्ट किया गया था by the General Assembly in 1973 and by the United Nations Security Council in 1982। तो आम सहमति बना के, अच्छा जनरल असेंबली क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, हम आगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो बस आपको ये 6 लैंग्वेजेस याद रखनी है। वो अलग बात है कि मेजर काम जो ट्रांजैक्ट किया जाता है वो इंग्लिश या फ्रेंच के अंदर होता है। बट इन 6 ऑफिशियल लैंग्वेज का ये मतलब है कि जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे यूनाइटेड नेशंस के, वो चाहे कोई रेजोल्यूशन हो या कोई और डॉक्यूमेंट हो, वो इन 6 लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल होंगे। हिंदी नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। देन वी मूव टू दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो मेजरली 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जैसे हमने शुरुआत में बात की कि कोर एरिया क्या था, शुरुआती मंतव्य ये था कि दुनिया को स्कॉर्ज ऑफ वॉर से बचाया जा सके। हालांकि इस वक्त जिस ग्लोबल सिनेरियो में हम खड़े हैं, तो बार बार हम अपने न्यूज़ मीडिया में वर्ल्ड वॉर की रिपोर्ट्स देखते रहते हैं कि जब से खासकर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है कि फिर से वर्ल्ड वॉर के चांसेस बनते जा रहे हैं। तो हालात कमोबेश उस तरीके के होते चले जा रहे हैं, बट फिर भी कहीं ये ना हो कि हम फिर कुछ साल बाद हमारी अगली पीढ़ी पढ़ रही हो, जैसे हम आज पढ़ रहे हैं कि लीग ऑफ नेशंस फेल रहा और वर्ल्ड वॉर हैपन हो गई। तो इसी तरीके से कहीं अगली आने वाली पीढ़ी पढ़ रही हो कि यूएन भी फेल हो गया है और हो गया था और तीसरा वर्ल्ड वॉर हो गया। सो इस वक्त यूएन के कंधों पे बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है, खासकर अपना कोर फंक्शन निभाने के लिए कि आप वॉर से कैसे बचाएंगे। एक बात तो क्लियर है कि रीजनल वॉर्स को रोकने में यूएन पूरी तरह नाकाम रहा है। खुद यूएस जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, वो ही पिछले लगातार कई डिकेड से कितनी सारी जगहों पे कॉन्टिन्यूअस वॉर के अंदर है। एक मुल्क से निकलता है, दूसरे मुल्क के अंदर वॉर के अंदर चले जाते हैं। सो प्राइम इनका ऑब्जेक्टिव भी यही है और आज भी प्राइम
चैलेंज भी यही है. Then we come to affirm faith in fundamental human rights, okay, and in the world and the dignity of human person and equal rights for men, women, nation, large or small. So equality के concept को establish करना है. Then it come to establish condition under which justice and respect for obligation arising of treaties and other sources of international law can be maintained. So एक इस तरह का डिग्निफाइड एनवायरनमेंट जहां पे हर मुल्क जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो रही है, बात यहां पे सिर्फ यूएन ट्रीटीज की नहीं है. अगर बाकी मुल्क भी कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं तो फिर उनको सबसर्व किया जाए. द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ ऑल द ट्रीटीज सब कंट्रीज को निभानी है, उनको लीगल फ्रेमवर्क में लेके आना है अपने अपने मुल्कों के बीच में. अब ये बात अलग कि जो ठेकेदार बने हुए हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यूनाइटेड नेशंस के, जब हम आगे बात करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल का, तो P5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं और उसमें सबसे अहम यूएस अभी तक. तो खुद यूएस ही इस तरह की बहुत सारी चीज़ों, एक तो हमने वॉर की बात कर ली है, दूसरा बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज, तो जो ट्रंप का शासनकाल रहा है उसमें बहुत सारी ट्रीटी से बैकआउट ही कर गया, शरेआम जवाब देगा कि हम तो अब इस ट्रीटी से बैकआउट करते हैं, हम इसका पार्ट नहीं है. सो ये एक बड़े चैलेंजेस हैं कि जहां पे जो मेन रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं यूएन के, उसी से पीछे हट रहे हैं. देन फोर्थ इज टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड द फ्रीडम. सो द क्रक्स एरिया, प्राइम इज स्कॉर्च ऑफ वॉर से बचाना, और दूसरा कि जो बेटर लाइफ या फिर एक डिग्निफाइड लाइफ सब मुल्कों में सब लोगों को प्रोवाइड करनी है, फ्लरिशिंग फॉर ऑल. सो दिस इज द ब्रॉड टारगेट. सो ये याद रखना कि स्कॉर्च ऑफ वॉर से बचाना एक बेसिक प्राइम ऑब्जेक्टिव भी है, चैलेंज भी है, बट इसके साथ फ्लरिशिंग फॉर ऑल के लिए बहुत सारी चीजें, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा इक्वल राइट्स सभी लोगों को देने हैं, नेशंस को, लार्ज स्मॉल सब में बराबर डिग्निफाइड रिलेशंस रखने. तो इस तरह एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के साथ यूएन इन प्लेस है. देन वी कम टू पर्पस ऑफ द यूएन. ठीक है, वैसे ऑब्जेक्टिव से भी वो डिफाइन होता है, बट क्योंकि अलग अलग चीजें इसके बारे में लिखी गई हैं. देन इट कम्स टू पर्पस इज सेट फॉर्थ इन आर्टिकल 1. ओके, आर्टिकल 1 के अंदर इसका पर्पस दिया गया है. सो मेंटेन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. Then develop of friendly relations among all the nations. So एक तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वो कितना बना पा रहा है वो हम भी देख रहे हैं, और इसी के साथ सभी मुल्कों में फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए, दोस्ती को बढ़ावा देना है. Then international cooperation in solving problem of economic, social, culture and humanitarian nature, promotion of encouragement of respect for human rights and fundamental freedom. फ्री सोसाइटी क्रिएट करनी है एक, और साथ ही में to act as a center for harmonizing the actions of nations achieve the above end. तो एक सेंटर बनाना है, एक प्लेटफॉर्म देना है कि सारे मुल्क इन ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प कर पाएं. हमारे लिए, इंडिया के लिए आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर क्यों बहुत अहम हो जाता है? क्योंकि अगर हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखें, सो आर्टिकल 51 of DPSP of Indian Constitution is clear cut inspired by Article 1 of UN Charter. DPSP के अंदर जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आर्टिकल हमने एनरोल किया है, वो क्लियर कट वर्डिंग भी आपको ये मिल जाएगी. तो उसमें क्या कहते हैं? उसमें कहता है इंडिया कि हम क्या कोशिश करेंगे, हमारी सरकार कोशिश करेगी फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में अपना योगदान दे सकें. देन सभी मुल्कों में ना सिर्फ फ्रेंडली, हम तो कहते हैं ऑनरेबल रिलेशन रखेंगे. मुल्क चाहे भूटान हो चाहे यूएसए हो, सबको बराबर का ऑनर हम प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स के कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. खासकर हम बात करते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की, जिसमें हम लिखते हैं कि अगर कभी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हुआ तो इंडिया आर्बिट्रेशन की बात करेगा, हम वॉर की बात नहीं करेंगे. सो द कोरिलेटिव स्टडी बिटवीन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द यूएन चार्टर. ओके, सो ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस इज क्लियर, बट इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इन पर्पसेस को अचीव करने के लिए यूएन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करेगा ताकि वो ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो सकें. सो प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके? दैट इज आर्टिकल 2 में डिफाइन किए गए हैं ऑफ यूएन चार्टर, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स. जितने भी मेंबर नेशन हैं वो अपने आप में सॉवरन है, किसी की सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, उनके इंटरनल मैटर में दखल नहीं दिया जाएगा. एक्सटर्नल मैटर भी वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट एक कॉमन कॉम्प्रोमाइज प्लेटफॉर्म पे आके
कि दूसरे राष्ट्र की सॉवरेनिटी को खत्म नहीं करना है। तो अपने डिसीजन मेकिंग, इवन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ और अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई अटैक नहीं है, आप अपने डिसीजन लेने के लिए आजाद हैं, बट हम ये चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो प्लैनेट अर्थ के ऊपर। देन वी कम टू द मेंबर्स शैल फुलफिल इन गुड फेथ ऑल द ऑब्लिगेशन। यूएन चार्टर के थ्रू जितनी भी ऑब्लिगेशन, जिम्मेवारियां दी जाएंगी मुल्कों को, वो गुड फेथ के साथ, गुड इंटेंशंस के साथ उनको पूरी करनी है। देन ऑल मेंबर्स शैल सेटल देयर डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स एंड इन सच मैनर दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड जस्टिस आर नॉट एंडेंजर्ड। अब जब इतने सारे मुल्क हैं तो विवाद होना लाजमी है। वो ट्रेड को लेके हो सकता है, वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकते हैं, वो कोई नेशनलिस्टिक इशू के ऊपर हो सकता है। बट यूएन का प्रिंसिपल ये है कि देखिए, पीस तभी मेंटेन रहेगी जब सारे मुल्क इसमें योगदान देंगे। और कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में अगर कोई मुल्क हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो फिर उनको इस तरह से निपटाया जाए कि वर्ल्ड पीस को खतरा ना हो। पीसफुल मैकेनिज्म से आप निपटाइए। देन वी कम टू दैट ऑल द मेंबर्स शैल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। इंटरनेशनल रिलेशंस में इवन डिस्प्यूट्स को हैंडल करते वक्त भी सभी मुल्कों को यूज ऑफ फोर्स या यूज ऑफ थ्रेट से दूर रहना है। एक दूसरे को धमकियां बिल्कुल नहीं देनी, इससे माहौल खराब होता है और जाहिर सी बात है आप वॉर की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, ये सब हम पढ़ रहे हैं, ये सब यूएन के चार्टर में लिखा हुआ है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यही है कि खुद जो जिम्मेवार मुल्क हैं, जो लीडर कंट्रीज हैं यूएन के अंदर, वो खुद इन चीज़ों को वायलेट करते देखे जाते हैं। अगर हम ट्रंप के शासनकाल की बात करें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब यूएस के अंदर था, तो आपने शायद वो किम जोंग उन के साथ वो नोकझोंक देखी होंगी, जहां किम जोंग उन ने ये कह दिया कि जहां पे मैं बैठता हूं मेरे ऑफिस में एक न्यूक्लियर वॉर को लॉन्च करने वाला बटन लगा हुआ है। तो ट्रंप साहब ने इसका रिप्लाई ऐसे दिया कि मेरी टेबल पे तुमसे भी बड़ा बटन लगा हुआ है, बड़ा बम फेंक दूंगा। जैसे गली मोहल्लों में बच्चों की लड़ाइयां हो रही हों, छोटे भैये जो गुंडे हैं वो लड़ते हैं, इस तरह का क्लियर कट यूज ऑफ फोर्स। इन द मीनवाइल, जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमने जो ये है बम बना के रखे हुए हैं ना, न्यूक्लियर बम, ये किसी फेस्टिवल पे चलाने के लिए नहीं है, इंडिया के लिए रखे हुए हैं। दिस काइंड ऑफ थ्रेट इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर। देन इट कम्स टू के मेंबर शैल गिव द यूनाइटेड नेशंस एवरी असिस्टेंस इन एवरी एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर। कहना मैं ये चाहता हूं कि यूएन चार्टर के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं अलग अलग मुल्कों को, उनको पूरा करने के लिए हर मुल्क एक दूसरे को सहयोग करेगा, यूएन को सहयोग करेगा, ताकि वो प्रिंसिपल्स, वो ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स लागू हो सकें, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। देन वी कम टू यूएन शैल इंश्योर दैट स्टेट्स विच आर नॉट द मेंबर्स ऑफ यूएन एक्ट अकॉर्डिंग विद दीज प्रिंसिपल। अब कल को कोई यूएन से बाहर हो जाए और कहे अब मैं इन प्रिंसिपल्स पर काम नहीं करूंगा, मैं तो उल्टा चलूंगा, तो यूएन की ये जिम्मेवारी है, शैल इंश्योर कि नॉन मेंबर कंट्रीज भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करें, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। देन इट कम्स टू दैट यूएन कभी भी जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन के मैटर्स हैं, इनमें इंटरवीन नहीं करेगा। ये अलग बात है कि अगर कहीं किसी कंट्री के अंदर इंटरनल मैटर में कोई ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा हो या अगेंस्ट इंटरनेशनल पीस काम हो रहा हो, तो ये इंटरफेयर कर सकते हैं। बट जनरली डोमेस्टिक डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हमने पहले सॉवरेनिटी की भी बात की थी कि हर कंट्री की सॉवरेनिटी मेंटेन रहेगी, सिक्योर रहेगी, तो यूएन कभी भी इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देगा। ये इसका प्रिंसिपल है। इंटरनल मैटर हमेशा नेशनल गवर्नमेंट्स खुद देखें। जैसे इंडिया के सापेक्ष में अगर बात करें तो कई बार बात होती है कि पाकिस्तान कहता है और कोई कंट्री कहता है कि जी कश्मीर मुद्दा, अब हमारे यहाँ भी डिस्प्यूट्स तो हैं ही कहीं ना कहीं, तो कश्मीर मुद्दे का सोल्यूशन आप करवा लीजिए यूएन से, या यूएन इंटरवीन कर दें यहाँ पे आके। तो इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि वाई यूएन, भाई हमारा डोमेस्टिक मैटर है, हमारी सॉवरेनिटी का मैटर है, हम चाहे 370 लागू करें, चाहे हम 370 स्पेशल स्टेटस ऑफ जेएनके स्क्रैप डाउन कर दें, ये हमारा इंटरनल मैटर है, यूएन इंटरफेयर नहीं करेगा। सो अपना स्टैंड क्लियर है, और साथ में यूएन के भी क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हैं, तभी आप देखेंगे ओवर्ट एक्ट करके यूएन कभी कश्मीर मैटर पे इंटरवीन नहीं करता है। बहुत हंगामा हुआ था, पाकिस्तान दुनिया भर में घूमा था इस चीज को लेके कि देखिए यूएन इंडिया ने अपने यहाँ पे आर्टिकल 370 को स्क्रैप डाउन करके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का स्पेशल स्टेटस छीन लिया है, तो इसके लिए बाकी मुल्क कुछ करें। किसी ने कोई साथ नहीं दिया, क्यों?
सब कहते हैं जी यूएन के चार्टर में लिखा हुआ है, इंटरनल मैटर है, वो खुद देखेंगे। यूएन इंटरवीन नहीं कर सकता है। देन इट कम्स टू हु आर द मेंबर नेशंस, और साथ में मेंबर बनने के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं। सो इट कम्स टू दैट टोटल नंबर अभी कितनी है, वर्ड याद रखिएगा या डिजिट याद रखिएगा, 193। और साउथ सूडान लेटेस्ट एडिशन है, 14 जुलाई 2011 को साउथ सूडान, जो सूडान से बाइफरकेट होकर बना था, उसको भी एज अ कंट्री शामिल कर लिया गया है। ठीक है जी। अच्छा, मोंटेनेग्रो ये पुराना है तो उसको याद रखने की सच कोई जरूरत है नहीं। हाँ, इसमें कुछ चीजें जैसे कई बार मेंशन कर दी जाती हैं, तो वालू ये यूएन का स्मॉलेस्ट मेंबर है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और मोनाको जो एक कंट्री है ये एरिया वाइज सबसे छोटी कंट्री है यूएन मेंबर्स के अंदर। छोटे मुल्क आप समझ लें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ साइज, नॉट इन टर्म्स ऑफ सॉवरेनिटी और ऑनर। सबका ऑनर बराबर होगा। देन वी कम टू कुछ इंपॉर्टेंट नाम यदा कदा न्यूज़पेपर्स वगैरह में आते रहते हैं, तो उसको देख लें कि वो मेंबर नहीं है। जैसे कि वेटिकन सिटी नहीं है, लिंचेस्टाइन ये भी नहीं है, हालांकि इसको टैक्स हेवन भी कहा जाता है। और बहुत सारे इंडियंस ने जो पैसा ब्लैक मनी जमा कर रखा है, जिस पैसे को लाने के लिए बाबा रामदेव जी ने आंदोलन चलाया था कि काला धन वापस आएगा, और फिर वो 15 लाख वाला ला रहा। तो लिंचेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारा ब्लैक मनी स्टैश्ड है, सिर्फ इंडियंस का नहीं, बहुत सारे मुल्कों के सुपर रिच क्लास का। देन ताइवान इज नॉट अ पार्ट। देन ट्रांस्की, नोरूरू, टोंगो। सो जैसे टोंगो हैं, नोरूरू हैं, ये कंट्रीज हैं, इनको कंट्री माना जाता है। बहुत सारे मुल्कों से इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, बट ये यूएन का पार्ट अभी नहीं है, यूएन के मेंबर अभी नहीं है। देन इट कम्स टू हाउ यू मे बिकम अ मेंबर ऑफ द यूएन। सो इसके लिए कुछ ज़रूरी शर्तें ये हैं कि ठीक है, आप पहले तो एज ए कंट्री आपको मान्यता मिले ना। जैसे अब हमारे यहाँ क्या थे, एक बाबा हैं, मुझे उनका नाम भूल रहा है, लेकिन उन्होंने किसी जाके आइलैंड पे वो आइलैंड खरीद लिया आउट ऑफ द कंट्री, और वहाँ पे कैलासा नाम का कंट्री बोले आज के बाद मेरा ये कैलासा कंट्री है। तो पहले तो कंट्री बनने के लिए ऐसा इसमें कोई ऐसा नहीं दिया गया है, कोई रूल या फिर कोई फॉर्मेट। सो वो तो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है कि कौन कौन कंट्री उनको मान्यता देते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, एम्बेसडर या एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं एम्बेसी के अंदर। दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो अंडर इंटरनेशनल लॉ। बट यहाँ पे बात यह है कि ठीक है, अगर आपको कंट्री के तौर पर मान्यता है तो फिर और क्या क्या शर्तें हैं। तो इसके अंदर है दैट द कंट्री मस्ट बी पीस लविंग एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूल्स ऑफ यूएन चार्टर। तो ठीक है, अगर आपको ये शर्तें मंजूर है तो आ जाइए, और साथ में आप पीस लविंग होने चाहिए। अब हमें ये पता है कि रशिया कितना पीस लविंग है, लेकिन फिर भी इसका मेंबर है। चलिए, ये और बात है। देन वी कम टू इट मस्ट बी जज्ड बाय द यूएन एज बीइंग एबल टू कैरी आउट दीज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब ये भी होना चाहिए साथ में कि भाई आप जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं इनको कैरी आउट कर पाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि कोई टेररिस्ट रन कंट्री है, कि वो पूरी तरह से टेररिस्ट रन कंट्री है और इन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो नहीं कैरी ऑन कर सकते हैं, तो उस आधार पे भी परख होगी। देन मस्ट बी रिकमेंडेड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम आगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे। इसमें 15 नॉन परमानेंट मेंबर और साथ में 5 परमानेंट मेंबर हैं। जब तक उनका रिकमेंडेशन नहीं आएगा, कंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए मेंबर। देन इट कम्स टू द मेंबरशिप मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। व्हाट इज यूएन जनरल असेंबली? हमने अभी बात की है 193 कंट्रीज मेंबर हैं, तो इन सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव को एक जगह बैठा के, जिसको हम बॉडी कहते हैं, वो जनरल असेंबली। मतलब यूएन के जितने मेंबर कंट्रीज हैं उन सब की एक बॉडी कहलाती है यूएन जनरल असेंबली। तो सब मुल्कों से पूछना पड़ेगा, सब में मतलब जब इस जनरल असेंबली के 2/3 मेंबर्स हाँ करेंगे मेजॉरिटी के साथ, तो फिर कंट्री को एक्सेप्ट किया जाएगा एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नाउ इंडोनेशिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पहले हुआ करता था यूएन का मेंबर, इसने बीच में छोड़ दी थी, रिजाइन करके, तो बोले हमें नहीं आपका पार्ट बनना, बेकार लोग हो आप बिल्कुल। लेकिन फिर बाद में इन्होंने अगेन 1966 में ज्वाइन कर लिया था, 65 में लीव कर दिया था, 66 में ज्वाइन कर लिया था। आई रिआइट्रेट, इंडोनेशिया अभी मेंबर नेशन है यूएन का। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस अबाउट द यूएन। किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, कौन कौन मेंबर शामिल थे, और किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही, जब वर्ल्ड वॉर चल रही है उसी दौरान दुनिया को वॉर से बचाने के लिए एक ग्लोबल एजेंसी खड़ी करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और कौन ओरिजिनल मेंबर्स थे जिसमें इंडिया भी शामिल है, और उसके बाद कैसे बाकी नेशंस आते हैं, पहला सेशन कहाँ पे हो रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जा रहा है, और खासकर इसके
ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके पर्पस क्या हैं और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिन प्रिंसिपल्स पे चल के ये उन ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस को हासिल करेगा। साथ में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करके देखा है कि कहाँ कहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जहां बात कर रहा है वहां पे कैसे हम यूएन के प्रिंसिपल्स को तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी दर्ज किए हुए हैं। दैट इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आज से नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जमाने से तैयार हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे एक जिम्मेवार मुल्क बनेंगे। तो जैसे आज बात हो रही ना कि हम वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे और हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दीजिए, वो सब हमारे जो क्लेम्स हैं वो बहुत वैलिड हैं। हमारे रूट्स के अंदर वो सारे सीड्स हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे एक जिम्मेवार मुल्क के तौर पे उभरेंगे और यूएन के जो बेसिक वैल्यूज हैं वो हम शुरुआती दौर से ही फॉलो करते आए हैं। खासकर हमने देखा है कि कभी इंडिया ने इस तरह की हरकतें नहीं की हैं जो बाकी सो कॉल्ड जिम्मेवार मुल्कों ने की हैं, वो चाहे रशिया हो, वो चाहे चाइना हो, चाहे इसके अलावा हम यूएस की बात कर लें। सो इंडिया की दावेदारी अगर हम इन सब प्रिंसिपल्स के हिसाब से जज करें तो बहुत ज़्यादा मजबूत है टू बिकम अ लीडर। अच्छा, मैं इंडिया की दावेदारी किस में बात कर रहा हूँ कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें अभी तक परमानेंट मेंबर इंडिया को नहीं बनाया गया है एंड वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सेटल्ड डेमोक्रेसी, फिर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा क्रिटिसिज्म कि यूएन हैज रिड्यूस्ड एज अ माउथपीस ऑफ पावरफुल कंट्रीज, तो वो जो डिक्टेट करते हैं वही चलता है। उस सिनेरियो को भी बदलने के लिए इंडिया जैसे और भी कुछ कंट्रीज को लेके आना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर एक नया आउटलुक देने के लिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट बिफोर वी गो हम आगे इस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। अब हम यूएन की बात कर चुके हैं, बन चुका है, चार्टर आ चुका है, आज हमने उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इवैल्यूएशन भी किया है। यूएन चार्टर जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे काम करता है उसमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। अब इन सब कामों को चलाने के लिए जो वेरियस ऑर्गन्स में बांटा गया तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। दैट इज जनरल असेंबली, इसका ब्रीफ हमने समझ भी लिया कि सारे मेंबर मिलके जनरल असेंबली बनाते हैं। देन सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके बारे में बड़ी चर्चा चलती है, आईसीजे, और साथ में सेक्रेटेरिएट है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस के लिए। तो इन सब इंपॉर्टेंट बॉडीज को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और ना सिर्फ ये, जो अदर बॉडीज हैं जो यूएन की स्पेशल एजेंसीज के तौर पे भी काम करती हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।